कि आप मुझसे पहले भी पढ़ चुके हैं। मैं MBH इंटर कॉलेज पटेश्वर मुंडा वाराणसी से हूँ। आज से जो है हमारा ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगे और ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि देख रहे हैं कि आए दिन कोरोना एक प्रकार का जो विषाणु है, यानी कि वायरस, कोरोना वायरस, जिसको हम कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं। और कोविड-19 बोले या फिर कोविड-19 नाम वायरस से ही क्या है, वायरस है। और ये इतना ज़्यादा इसका प्रकोप हो गया है कि गवर्नमेंट ने लोगों को इससे बचाव को, इससे सुरक्षा को देखते हुए ये कहा कि लोग एक पास ग्रुपिंग ना हो, इकट्ठा ना हो। और इससे क्या है, अगर उन्होंने ऐसा कहा तो इससे हमारी ही सुरक्षा, हम बच सके, हमें किसी भी प्रकार के रोग ना हो या फिर हम उनसे संक्रमित ना हो, इसलिए ये क्लासेस या ग्रुपिंग एक साथ करना बंद कर दिया गया है। उस बात को ध्यान में रखते हुए आज से आपको ऑनलाइन क्लासेस, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस ली जाएंगी और आपकी पढ़ाई भी इससे नहीं खराब होगा और आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी और आपकी पढ़ाई में किसी भी तरह की हस्तक्षेप नहीं होगा। इसलिए आज मैं आपको स्टार्ट करती हूँ क्लास 10th का बायोलॉजी, जिसका पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। मैं जैसे आज आपको क्लास दे रही हूँ ऐसे डेली क्लास देती रहूँगी। आप मेरा क्लास लीजिए। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कभी भी कमेंट करके कुछ सवाल अपना जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस। जैव प्रक्रम, देखिए जैव प्रक्रम, इसके अंतर्गत मानव शरीर में होने वाली जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं वो आती है। और जैव प्रक्रम को देखा जाए तो आपके क्लास के लेवल, यानी क्लास 10th के लेवल के हिसाब से मुख्यतः आपको इसे 5 चरणों में पढ़ना है। जो पहला चरण है वो है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, दूसरा जो है परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तीसरा जो है वो आपका है श्वसन तंत्र, चौथा जो है आपका वो है उत्सर्जन तंत्र, और नेक्स्ट जो है आपका समन्वय एवं नियंत्रण तंत्र। और भी है, हम आपको एक एक करके आगे क्या है डिस्कस करते रहेंगे और एक को सॉर्ट आउट करते रहेंगे। जिसके बीच अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं तो हम उन्हीं बीच आप कमेंट करिए और बताइए कि हमें ये दिक्कत है, ये क्वेश्चन नहीं समझ आया, या फिर आपको मेरी लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो भी आप मुझे बता सकते हैं। हम आपकी के अंदर उठने वाली सभी प्रश्नों को या फिर जितने भी डाउट है उसको क्लियर करने यानी सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए फर्स्ट जो स्टार्ट करते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र यानी कि डाइजेशन सिस्टम। डाइजेशन सिस्टम देखिए क्या है कि हम देखिए ये एक ऐसा तंत्र है जो बिना रुके हमारे शरीर में लगातार 24 घंटे तक कार्य करता है। हमें लगता है कि हम सो गए मतलब हम कोई कार्य करें, लेकिन हमारे अंदर के सारे बॉडी सिस्टम क्या है, लगातार वर्क करते हैं। और यहाँ पे मैं लिखा तंत्र, देखिए हर एक तंत्र क्या है, हर एक तंत्र के अंतर्गत हम एक विशेष अंग को पढ़ेंगे। जैसा कि कुछ तंत्र ऐसे जिसमें केवल एक पर्टिकुलर अंग को ही पढ़ाई करेंगे, लेकिन कुछ तंत्र ऐसे जिसमें कई प्रकार के अंग आएंगे, कई अंग आएंगे और हम हर एक अंग को क्या है पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। हर एक अंग के बारे में जानेंगे, हर एक अंग का कार्य जानेंगे, उनसे होने वाली जो कमियां है वो जानेंगे, उससे कौन सा एंजाइम निकलता है, कौन सा हार्मोन निकलता है, कौन सा अंग कब कार्य करता है, सारी बातें यहाँ पे हम देखेंगे। तो पाचन तंत्र, पाचन तंत्र देखिए एक ऐसा तंत्र है जिसके बिना हम, अगर ये तंत्र ही ना रहे तो हमारा शरीर ही नहीं चलेगा। क्योंकि आप ये तंत्र इसलिए ऐसा है क्योंकि हम जो भी चीजें खाते हैं,
जो भी चीजें खाते हैं पीते हैं उनका जो पाचन होता है इसी तंत्र के अंतर्गत होता है, और यही तंत्र क्या करता है, उन सभी चीजों का पाचन करता है। और इस तंत्र के अंतर्गत हम कई अंगों के बारे में भी जानेंगे। और बात करें अगर इस तंत्र की तो पाचन तंत्र के अंतर्गत हम कई अंग पढ़ते हैं। जैसे बात करें, पहला अंग जो है मुख गुहा, दूसरा ग्रास नली, तीसरा आमाशय, तो चौथा जो है आंत। अब आंत की बात करें यानी कि इंटेस्टाइन, आंत दो प्रकार का होता है, बड़ी आंत और छोटी आंत। मुख गुहा बात करें, देखिए हमें कई अंग, 5 अंग के नाम लिखे, पहला जो नाम लिया वो है मुख गुहा। आइए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला जो है ये मुख गुहा, दूसरा जो है आपका ग्रास नली, तीसरा है आपका आमाशय, चौथा है आपका आंत, पांचवा है उदर। पाचन तंत्र हमारा इसी पूरे 5 अंगों से होकर गुजरता है। यानी कि अगर हम एक पाचन तंत्र की बात करें तो यही 5 अंग मिलके पाचन तंत्र क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और हर एक अंग में क्या है, हर एक अंग का अपना विशेष कार्य, और हर एक अंग में विशेष प्रकार के एंजाइम होते हैं, क्योंकि बिना एंजाइम के हम किसी चीज का पाचन कर ही नहीं पाएंगे। तो आइए देखते हैं, उससे पहले हम जानते हैं कि पाचन है। हमने ये जाना कि पाचन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं। और अगर अब आइए थोड़ा सा पाचन तंत्र क्या है, इसकी लंबाई, शरीर में कहां से कहां तक ये फैली है, कितने मीटर लंबी है, इसके अंग तो आपने देख लिए। पहले पाचन तंत्र क्या होता है हम ये जानते हैं। देखिए पाचन तंत्र एक ऐसा तंत्र है, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, यानी कि परिभाषा जानते हैं, यानी कि पाचन तंत्र की परिभाषा या फिर केवल पाचन करते हैं। पाचन हम बोल रहे हैं, आप सुनिए, फिर इसको आप वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला, पाचन तंत्र, पाचन क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसके अंतर्गत अघुलनशील, जटिल अघुलनशील तथा जटिल अघुलनशील तथा जटिल अघुलनशील पदार्थों को शरीर में उपस्थित एंजाइम के द्वारा सरल घुलनशील में तोड़ने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, पाचन। यानी कि जटिल अघुलनशील पदार्थों को एंजाइमों के द्वारा सरल घुलनशील पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। यह है पाचन की परिभाषा। अगर हम बात करें पाचन की, पूरे पाचन तंत्र, यानी कि पाचन तंत्र को देखिए हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जो इसका जो दूसरा नाम है वो है आहार नाल। इसको हम आहार नाल के नाम से भी जानते हैं, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल भी से हम कहते हैं। इसकी जो लंबाई है लगभग 8 से 10 मीटर लंबी ये होती है। 8 से 10 मीटर लंबी आहार नाल की लंबाई होती है। और ये जो है मुख गुहा से लेके गुदा तक क्या है, फैली हुई है। और देखिए अभी हमने कहा आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर लंबी होती है, यह मुख गुहा से लेके गुदा तक फैली हुई है। तो ये हो गया आपके आहार नाल क्या है, यानी कि आहार नाल। पाचन तंत्र को भी हम आहार नाल भी कहते हैं, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल। पाचन तंत्र की हमने परिभाषा जाना, जटिल अघुलनशील पदार्थों को सरल घुलनशील पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया ही पाचन कहलाती है। और इस पूरी प्रक्रिया में कुछ हमारे अलग अलग अंगों से अलग अलग प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं, जो इन पदार्थों का पाचन करके उन्हें सरल घुलनशील में क्या करते हैं, तोड़ते हैं। बस देखिए बात करते हैं अब हम आहार नाल। आपने जाना इनकी लंबाई होती है 8 से 10 मीटर लगभग लंबा होता है ये। अब ना अगला हम बात करते हैं मुख गुहा, यानी कि मुख गुहा क्या, मुख गुहा में क्या होते हैं, विशेष प्रकार के अंग आते हैं। पहला जो अंग है वो है आपका जीभ, दांत तथा लार। जीभ, दांत तथा
ये करो। बक्कल कैविटी, जीभ यानी टंग, दांत यानी टीथ, लार यानी कि सलाइवा। बात करें जीभ की तो देखिए जीभ एक ऐसा अंग है और ये हमारे पूरे आहार नाल का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। पाचन की प्रक्रिया की बात करें तो मुख गुहा से ही शुरू होता है। मुख गुहा से ही भोजन के पाचन की प्रक्रिया क्या है शुरू हो जाती है। सबसे पहले जो भोजन रखते हैं जीभ पे ही रखते हैं, उसके बाद हो जाता है दांत, जीभ पे भोजन रखते हैं, जीभ की सहायता से भोजन को मिलाते हैं, मिलाने के बाद जीभ की सहायता से भोजन को मिलाते हैं और जीभ की सहायता से ही हमें भोजन का स्वाद मिलता है। क्यों भोजन का स्वाद जीभ की सहायता से मिलता है? इसलिए क्योंकि जीभ पर विशेष प्रकार के स्वाद ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसमें विशेष प्रकार की स्वाद ग्रंथियां होती हैं और अलग अलग प्रकार की स्वाद कलिकाओं से यानी कि टेस्ट बड अलग अलग प्रकार की स्वाद कलिकाओं से अलग अलग प्रकार के स्वादों का अनुभव होता है। आपने बात किया स्वाद की तो देखिए मुख्यतः हम ऐसे जो भी चीजें खाते हैं वो मुख्यतः तीन ही स्वाद खाते हैं, खट्टा, मीठा और कड़वा, तीखा। खट्टे के स्वाद की बात करें तो जीभ के लास्ट वाला जो पार्ट होता है यानी कि अगर हम जीभ की बात करें तो जीभ का कुछ शेप ऐसा, तो जीभ के जो अगले वाले पार्ट है ये पार्ट, इस वाले पार्ट पे हमें क्या होता है मीठे स्वाद का अनुभव होता है। यानी अगर हम मीठा कोई चीज खाते हैं तो मीठे स्वाद का जो अनुभव होता है जीभ के अगले भाग पे होता है। और तीखे स्वाद का जो अनुभव होता है कुछ देखेंगे जीभ के लास्ट में आप देखेंगे तो कुछ ऐसा होता है। तो इस वाले भाग पे जो होता है तीखे स्वाद का अनुभव होता है, जीभ के अगले भाग पे मीठे स्वाद का अनुभव, जीभ के अंतिम छोर पे जो है तीखे स्वाद का अनुभव और लास्ट के जो जीभ के लेफ्ट एंड राइट साइड होते हैं वहां पे कड़वा और तीखे स्वाद का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि इन अलग अलग स्वादों के लिए हमारे जीभ पर अलग अलग प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं और हम इन्हीं स्वाद कलिकाओं की सहायता से इन विभिन्न प्रकार के स्वादों का अनुभव करते हैं। तो ये देखिए अभी जो वीडियो मैं बता रही हूँ आपको इसमें क्या है, अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, डीप में नहीं जा रही, मैं अभी आपको बस पहला क्लास है इसलिए मैं आपको बस समझाना चाह रही हूँ। जब मैं पढ़ूँ बताऊंगी तो एक एक चीजों को डीप में जाके गहराई में जाके हमें आगे पढ़ना है, क्योंकि ये आपके पूरे बायोलॉजी को बहुत ही पूरे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर से पूरे पाचन से कम 6 नंबर का क्वेश्चन 100% डन है और 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन तो कहीं नहीं गया है, 4 से 5 नंबर और 1 नंबर आपका अति लघुत्तरी में जरूर पूछता है। और हम जितना भी बताएंगे इस पूरे टॉपिक से आपका 5 नंबर कवर होने वाला है। यानी कि हम आपके पहले क्लास में ही आपको 5 नंबर का चैप्टर पढ़ा रहे हैं। अगर आप ये क्लास छोड़ रहे हैं, अगर मैं अभी भी बता रही हूँ तो समझ लीजिए जितना भी बताया उसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो मैं बताइए। अगर आप ध्यान से देखिए इसी पूरे क्लास को ही तो आप 1 नंबर का क्वेश्चन आज पढ़ चुके हैं, जितना हमने बताया उसी में से। तो अभी मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, एक करके डीप में नहीं गई, जब डीप में चलूंगी तब तो और भी। तो देखिए अलग अलग स्वादों के लिए अलग अलग स्वाद के लिए हमारे जीभ पर अलग अलग प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। तो ये बात करिए जीभ की, जैसा कि अभी आप देखें जीभ यानी कि हम जीभ की सहायता से हम स्वाद का अनुभव करते हैं, जीभ के सहायता से ही हम क्या करते हैं बोल पाते हैं, यानी कि हमें जीभ बोलने में भी सहायता करता है। जीभ का दूसरा कार्य हो गया। तीसरा कार्य बात करें तो ये क्या करता है भोजन को मिलाता है, यानी कि जीभ के सहायता से ही हम भोजन को क्या करते हैं मिलाते हैं। चौथा इसका जो कार्य है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, यानी कि हमारे जीभ क्या करता है शरीर में ताप नियंत्रण का भी कार्य करता है। अलग जानवरों में भी जैसे कुत्ते की बात करें और भी जितने भी आपके जानवर हैं उनमें क्या करते हैं ये ताप नियंत्रण का कार्य करता है। अगला बात करें दांत, आइए हम थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद इसको पूरा गहराई से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। दांत हमारे पूरे बायोलॉजी का सबसे मतलब इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे 1 नंबर का क्वेश्चन कहीं नहीं गया है। दांत की बात करें तो देखिए दांत क्या करता है, दांत जीवन में 2 बार आता है, ये बात तो सबको पता है। एक जो दांत आता है वो दूध का दांत है और दोबारा जो आता है वो अस्थायी दांत, यानी कि दूध का दांत जब आने के
छड़ जाता है तो उसके बाद जो दांत आती है उसको अस्थाई दांत कहते हैं। और स्थायी दांत अगर एक बार टूट गया तो हमें कभी भी दोबारा दांत नहीं आता है, फिर वही अलग से बनवाते हैं शादी वाला दांत, क्योंकि ये दांत इसी को बोलते हैं परमानेंट टीथ। और अस्थायी दांत की संख्या होती है 32 और दूध के दांत की संख्या होती है 20। अभी आगे चलते तो बताते हैं। नेक्स्ट है तीसरा आपका लार। लार लार जितना जरूरी हमारे मुंह में, यानी कि हमारे मुख गुहा में, बक्कल कैविटी में जीभ और दांत है, उतना ही जरूरी हमारे मुंह में लार, क्योंकि लार हमें जितना बोलने में सहायता जीभ करता है उतना ही मदद करता है लार, क्योंकि लार के सहायता से ही हम बोल पाते हैं। अब बोलेंगे लार की सहायता से कैसे बोलते हैं, तो लार अगर देखिए हमारे मुंह में जो है लगातार हमारा मुंह गीला रहता है, लार के वजह से क्या है मुंह लगातार हमारा मुंह गीला रहता है। अगर आप अंदर देखिए गर्मी के दिन आ रहे हैं, आपको बोल लीजिए अगर मुंह सूखने लगता है तो नहीं पानी, हमें तुरंत पानी की आवश्यकता पड़ती है और हम पानी लेते हैं, उसके तो देखिए उसके बाद क्या है हमें पहले से कंफर्टेबल फील होता है और हम क्या करते हैं आसानी से बोल लेते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम पानी लेते हैं मुंह में क्या है लार बनना शुरू होता है, यानी कि लार हमारे बक्कल कैविटी का जितना इंपॉर्टेंट जीभ और दांत है उतना ही जरूरी है लार। लार हमें बोलने में सहायता करता है, पहला काम। दूसरा जो है लार भोजन को पचाने में भी सहायक होता है। हमने आपसे पहले ही बोला कि भोजन का पाचन मुख गुहा से शुरू होता है, तो जो मुख गुहा से शुरू होता है इसमें सबसे पहला जो भाग लेता है लार ही तो लेता है। जीभ से तो हम मिलाते हैं, जीभ से क्या करते हैं भोजन को मिलाते हैं, चबाते हैं, दांत से काटते हैं, फाड़ते हैं, अभी जानेंगे आगे चल के। लार क्या करता है, जो भोजन हम लेते हैं लार में हमारे भोजन में कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका पाचन मुंह में ही हो जाता है और उस भोजन के पाचन के लिए जो एंजाइम आता है वो एंजाइम लार से ही आता है और उस एंजाइम का नाम है टाइलिन। उस एंजाइम का नाम है टाइलिन। टाइलिन एंजाइम की सहायता से ही हम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं, यानी कि हम जो पोषक पदार्थ लेते हैं 5, उन 5 पोषक पदार्थों में जो पहला पोषक पदार्थ और महत्वपूर्ण है वो है कार्बोहाइड्रेट। उनका पाचन हमारे मुख गुहा से ही क्या है शुरू हो जाता है, यानी कि मुख गुहा से ही लार का पाचन क्या है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट का पाचन क्या शुरू होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अभी बताएंगे, अभी तो हम बस आपको इंट्रो दे रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रासरी, यानी कि देखिए मुख गुहा में भोजन का पाचन यहाँ, यानी कि मुंह में हमारे जब भोजन लेते हैं तो उनके साथ 3 लोग मिलते हैं, एक भोजन के साथ 3-3 लोग मिलकर हरकत करते हैं। पहला जो है वो जीभ, दूसरा जो है दांत, तीसरा जो है लार, यानी कि ये तीनों लोग मिलके जो भी उनके साथ भोजन के साथ होना था हो गया। अब उसके बाद भोजन आएगा हमारे ग्रासरी। अगर हम पाचन की कुछ फिगर की बात करते हैं, रमटी टाइप से ड्रॉ करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा होता है हमारा पाचन। कुछ ऐसा होता है, हमने रमटी ड्रा किया है, आप बाद में बनाएंगे तो देखिएगा। आज इंट्रो क्लास है तो हम शॉर्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये है कुछ, इसको हम और भी अच्छा कर देते हैं। ये आपका है गुहा, इसमें आपके आते हैं जीभ, दांत, लार, और ये आपका है ग्रासनली, और ये आपका है अमाशय, अमाशय के नीचे एक पत्ती नुमा संरचना होती है जिसे हम कहते हैं अग्नाशय। इस अग्नाशय का भी पाचन में क्या है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये आपकी है बड़ी आंत, और ये है आपकी छोटी आंत, और ये है गुदा। ये है, अगर हम शॉर्ट पे देखें तो पाचन में कुछ फिगर ऐसा होता है।
सही से हमने क्या है बस आपको समझाने की कोशिश किया है। पहला देखिए मुख बुआ। मुख बुआ में हमने बताया जीभ, दांत, लार। आपने जीभ के बारे में भी जाना, दांत में भी क्या बताया हमने थोड़ा सा ही बताया, पूरा नहीं बताया, अभी अंदर चलेंगे तो जानेंगे। लार भी जाने। ग्रास नली, देखिए आपने इन तीनों को बात जाना। हमने अभी कहा ना कि भोजन का जो हम लेते हैं वो पहले हम मुख बुआ में रखते हैं, उसके बाद उनके जो साथ जो भी होना है ये तीनों लोग मिलकर कर देते हैं, यानी कि इनका जी अपना जो करना है, इनका जो कार्य करते हैं, जो बताया आपको दांत और लार। अब यहाँ के बाद जो भोजन है आपका आता है ग्रास नली। ग्रास नली में देखिए किसी भी तरह का पाचन नहीं होता है। अगर हम ग्रास नली की बात करें तो ये लगभग, हाँ, ग्रास नली में किसी भी तरह का भोजन का पाचन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी तरह की पाचन ग्रंथि नहीं पाई जाती है। ग्रास नली में किसी भी तरह का पाचन नहीं होता है, इसलिए क्योंकि ग्रास नली में किसी भी तरह का पाचन ग्रंथि नहीं पाया जाता है और पाचन ग्रंथि नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है एक श्लेष्म ग्रंथि पाई जाती है और इसी श्लेष्म ग्रंथि से ही श्लेष्म नामक एक पदार्थ, चिपचिपे पदार्थ का स्रावण होता है, जो क्या करता है भोजन को मुख गुहा से आसानी से आमाशय तक लाने में सहायता करता है। यानी कि श्लेष्म ग्रंथि से श्लेष्म का स्रावण होता है और इसी श्लेष्म की सहायता से भोजन मुख गुहा से आमाशय तक क्या है आता है। इसके बाद जब भोजन, देखिए यही बस ग्रास नली का इतना ही काम, यानी कि अभी आपको बताएंगे, यानी कि ग्रास नली में किसी भी तरह का भोजन का पाचन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी तरह की पाचन ग्रंथि नहीं होती है, लेकिन इसमें श्लेष्म ग्रंथि पाई जाती है जिससे श्लेष्म का स्रावण होता है और ये श्लेष्म भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक लाने में सहायता करता है। बस आपकी ग्रास नली का यही काम है। अगर आसानी लैंग्वेज, अगर हम सीधा सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करें तो आप कह सकते हैं जिस तरीके से हमें पानी को टैंक से, यानी कि अपने मशीन से पानी को खेत तक पहुंचाने के लिए पाइप की आवश्यकता होती है, सेम हियर होता है। यानी कि सेम इधर भी है कि भोजन को मुंह से आमाशय तक लाने के लिए हमें जो पाइप की आवश्यकता होती है, ये आपके जो पाइप है यही ग्रास नली से आता है, इसीलिए इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। फूड पाइप यानी कि भोजन को जो पाइप, इसी पाइप के थ्रू हम मुख गुहा से आमाशय तक लाए, यानी कि बिना पाइप की सहायता से आप पानी को मशीन से खेत तक नहीं ले जा सकते। सेम होता है आपके इधर, बिना ना किसी फूड पाइप की सहायता से क्या आप भोजन को आमाशय तक ले जा सकते नहीं ना, तो सेम होता है आपके ग्रास नली। ग्रास नली से ही हम भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक लाते हैं। हाँ, इसके लिए हमारी ग्रास नली में जो ग्रंथियां हैं वो है श्लेष्म ग्रंथि और इसी श्लेष्म ग्रंथि से श्लेष्म का स्रावण होता है और वही श्लेष्म क्या करता है भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक लाता है। अब उसके बाद भोजन आता है आपके आमाशय में। भोजन आता है आमाशय में, आमाशय में भी भोजन का बहुत लंबा पाचन होता है। यहाँ भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है और अलग अलग आमाशय के कई भाग होते हैं। मेनली इसके 3 रीजन होते हैं, कार्डियक रीजन, पाइलोरिक रीजन और फंडिक रीजन। यानी कि आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक भाग, पाइलोरिक भाग और फंडिक, यानी कि कार्डियक रीजन, पाइलोरिक रीजन और फंडिक रीजन। और इन तीनों रीजनों से अलग अलग एंजाइम का क्या होता है स्राव होता है और अलग हर एक एंजाइम का अपना कार्य होता है, हम आपको वो बताएंगे। उसके बाद भोजन, यानी कि यहाँ पर मिलता है भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है आमाशय में। इसीलिए देखिए हम जब एक बार भोजन कर लेते हैं, अगर हम स्वस्थ और सही से भोजन एक बार कर ले तो अगले 3 से 4 घंटे के लिए क्या है खाली हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आमाशय में हमारा भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है और उसका पाचन होता है उस, देखिए 3 से 4 घंटे तक यहाँ रहता है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे इसका पूरा पाचन नहीं होता है। 3 से 4 घंटे तक आमाशय में भोजन रहता है, लेकिन उसके बाद भी भोजन का यहाँ पे पूरा पाचन नहीं होता है। यहाँ पे होता है उसका आधा पाचन। अब आधा पाचन हो जाता है, इस आधे बचे हुए भोजन को भी हम आमाशय में कुछ कहते हैं जिसको बोलते हैं काइट, यानी कि लुगदी, जिसको हम बोलते हैं लुगदी, लुगदी या काइट, लुगदी या काइट, यानी कि लुगदी या काइट बोलते हैं। ये आपके एग्जाम का 1 नंबर क्वेश्चन सीधे पूछता है कि क्या है लुगदी, क्या है काइट क्या है, 1 नंबर का आपका क्वेश्चन बन गया। अब देखिए, यानी कि आमाशय में आधे पचे हुए भोजन को ही हम लुगदी कहते हैं।
अब यहाँ से आपका भोजन आएगा, यानी कि हम आधा पचा हुआ लुगदी बोले या आधा पचा हुआ भोजन जो बातें की है। अब इसके बाद आपका भोजन डायरेक्ट आएगा आपके छोटी आंत। देखिए लग तो रहा है कि हमारा ये जो आंत है खुलेगा बड़ी आंत, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी आंत जो है आप खुलेंगे छोटी आंत में। छोटी आंत क्या है, आवाज से आके खुला छोटी आंत में। अब भोजन आता है छोटी आंत में और यहाँ पे होता है एक भोजन का पूरा पाचन। देखिए यही अमाशय के बगल में ही आपका क्या होता है, एक यकृत, यहाँ पे होता है यकृत। अब इसके बाद भोजन आपका आएगा अमाशय आंत में और छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन का होता है पूरा पाचन, यहाँ से उसका होता है अवशोषण, अवशोषण के बाद स्वांगीकरण, स्वांगीकरण के बाद जब ये भोजन रुधिर में जाके मिलता है तो वहां से होता है परिसंचरण। तो देखिए आज का जो वीडियो है हमने पाचन को बहुत छोटे में मतलब कवर करने की कोशिश की है। वैसे ये इतना छोटे में होता नहीं है, हम आपको फिर भी और भी पहला दिन है इसीलिए हमने बस आपको समझाने के लिए इतना शॉर्ट किया है। अभी आगे हम इसको पूरा डिटेल पढ़ेंगे और एक एक चीज पढ़ेंगे। अब अगला जो हमारा वीडियो होगा हम आपको पाचन क्या है, पाचन की प्रक्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है और हर चरण में कितने, ये जो आपके 5 अंग लिखे हैं, ये हर एक अंग हर एक चरण में आते हैं, वो चीज हम जानेंगे। और हमने बताया आपको एंजाइम के बारे में बताया, तो हमने यहाँ पे भी कुछ लार में भी एंजाइम का नाम लिया, अमाशय में भी बोला कुछ एंजाइम होता है, और हमने यहाँ भी बोला यहाँ पे कोई ग्रंथि नहीं होती है मतलब एंजाइम नहीं होता है। और आपके छोटी आंत से भी एंजाइम, यकृत यानी कि लीवर, यकृत यानी कि लीवर, यहाँ से भी कुछ आते हैं पदार्थ यानी कि एंजाइम आते हैं, अग्नाशय से भी एंजाइम आता है, आपके छोटी आंत से भी एंजाइम निकलते हैं। हम इनके बारे में अपने अगले वीडियो यानी कि अगली क्लास में जानने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या, पूरा कोशिश करेंगे कि हम आपको एक एक चीज अच्छे से बताएं।